तो मैं सोच रही थी कि अगर हम इसे एक भाषा मान लें तो मुझे लगता है कि एक आम आर्टिस्ट की ड्राइंग और एक इंजीनियर की ड्राइंग में वही फर्क होना चाहिए जो एक कविता और एक लीगल डॉक्यूमेंट में होता है। हाँ, ये एनालॉजी एकदम सटीक बैठती है। मेरा मतलब है कविता में तो बहुत क्रिएटिव फ्रीडम होती है, लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट में तो काफी सख्त नियम होते हैं ना। एग्जैक्टली क्योंकि एक आर्टिस्ट जो पेंटिंग बनाता है उसका मेन मोटिव सुंदरता दिखाना या कोई प्रमोशनल इंफॉर्मेशन देना होता है। सही बात है। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग का सीधा मकसद होता है मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ क्रिएटिविटी नहीं बल्कि एक्यूरेसी चाहिए। मतलब वहां किसी भी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर एक लाइन भी अपनी जगह से हिली ना तो उसका मतलब है रॉन्ग ऑपरेशन। मशीन गलत बनेगी और इस फॉल्टी मैन्युफैक्चरिंग की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। बाप रे, मतलब इसमें कोई स्कोप ही नहीं है कि कोई अपनी मर्जी से कैसी भी लाइन खींच दे। एकदम नहीं। तो अगर ये इतनी सख्त भाषा है तो जाहिर है इसका अपना कोई ग्रामर या व्याकरण भी होगा ही। क्योंकि अगर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इंजीनियर्स काम कर रहे हैं तो उन्हें एक ही रूल बुक फॉलो करनी होगी, राइट? हाँ। यहीं पर ना स्टैंडर्ड्स यानी मानकों की एंट्री होती है। जेनीवा में बैठा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएसओ वो इसके कोर प्रिंसिपल्स तय करता है। अच्छा, और इंडिया में इसका क्या सिस्टम है? इंडिया की बात करें तो पहले आईएसआई था और अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स या बीआईएस इसे रेगुलेट करता है। ओके, तो ये बीआईएस ही सब तय करता है? हाँ, बीआईएस ही ये तय करता है कि ड्राइंग शीट का साइज क्या होगा, लाइन टाइप्स कैसे होंगे और डायमेंशनिंग कैसे होगी। ओहो, तो ये स्टैंडर्ड्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि मान लीजिए दिल्ली में बना कोई भी ब्लूप्रिंट चेन्नई के किसी कारखाने में जाए तो वहां का वर्कर उसे बिना किसी कंफ्यूजन के पा सके। एकदम सही पकड़ा। एक सॉलिड लाइन और एक डॉटेड लाइन का मतलब पूरे देश में सेम ही होना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत ही लॉजिकल है। और यही वजह है कि इस ग्रामर को कागज पर उतारने के लिए साधारण पेन या पेंसिल से काम नहीं चलता। हमें स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं। हाँ, जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है। बिल्कुल। सोर्सेस के हिसाब से इन उपकरणों को हम 3 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। अच्छा, वो कौन सी है? पहला है बेस और सरफेस, जैसे ड्राइंग बोर्ड और ड्राइंग शीट। दूसरा मेजरमेंट और गाइडिंग टूल। और तीसरा ड्राफ्टिंग और करेक्शन टूल। राइट। तो ये जो मेजरमेंट और गाइडिंग टूल्स हैं जिनमें टी स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टर और सेट स्क्वायर आते हैं, इनका काम सिर्फ लाइन खींचना तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है ये इसलिए है ताकि जो पैरेलल लाइंस या फिक्स्ड एंगल्स चाहिए होते हैं, जैसे 45 डिग्री या 30 और 60 डिग्री, वो बिना किसी एरर के एक झटके में बन सके। हाँ, और इसी कैटेगरी में ना एक बहुत ही दिलचस्प टूल है, फ्रेंच कर्व। अरे हाँ, फ्रेंच का ये थोड़ा अजीब सा दिखता है ना? हाँ, क्योंकि देखिए नेचर और इंजीनियरिंग हमेशा सीधी रेखाओं या परफेक्ट सर्कल में काम नहीं करते। सही कहा। जब किसी इंजीनियर को एरोडायनामिक स्लोप या फ्लूइड डायनामिक्स का कोई जटिल कर्व बनाना होता है जहां साधारण कंपास काम नहीं आता, हाँ। तब फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल होता है। वाओ, मतलब ये सुनिश्चित करता है कि आड़ी तिरछी दिखने वाली रेखाएं भी मैथमेटिकली एकदम सटीक हों। बिल्कुल। और जब ड्राफ्टिंग की बात आती है तो आपने देखा होगा कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में सिर्फ एक तरह की पेंसिल नहीं होती। हाँ, H, 2H, HB ऐसे अलग अलग ग्रेड की पेंसिल्स होती हैं। सही कहा। अब एक आम इंसान के लिए पेंसिल सिर्फ लिखने का साधन है, लेकिन एक इंजीनियर के लिए 2H और HB के बीच का अंतर बहुत क्रिटिकल है। वो कैसे? अगर डायमेंशन लाइन और ऑब्जेक्ट लाइन की डार्कनेस एक जैसी होगी ना, तो कारखाने में ब्लूप्रिंट पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाएगा और पुर्जा गलत कट जाएगा। एग्जैक्टली। यही बात बो कंपास और डिवाइडर जैसे उपकरणों पर भी लागू होती है। मतलब ये टूल सिर्फ काम को सास में ही बनाते? नहीं, एक आइडियल ड्राफ्टिंग किट उस ग्रामर को मेंटेन रखती है। बीआईएस मानकों और इन सटीक उपकरणों का कॉम्बिनेशन ही किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को कागज पर उतारने की असली नींव है। तो कुल मिला के बात यह है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग कोई आर्ट नहीं बल्कि एक बेहद कैलकुलेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम है। बिल्कुल, बहुत ही प्रिसाइज सिस्टम है। और अब एक बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ इस डीप डाइव को वाइंड अप करते हैं। सोर्सेज में अगला टॉपिक ड्राइंग बोर्ड के बारे में है। हाँ, जो कि पूरी ड्राइंग का बेस होता है। बिल्कुल।